चरणों में कंप्लीट होती है चरक संहिता, वैसे ही सुश्रुत संहिता भी कुछ चरणों में कंप्लीट होती है। अंतकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता जैसे हमने पढ़ा था, है ना? फिर संपूरकता पढ़े थे। ऐसे ही चरक संहिता के जैसे सुश्रुत संहिता भी कुछ चरणों में कंप्लीट होती है। तो लिखेंगे आद्य उपदेष्टा। सुश्रुत संहिता के आद्य उपदेष्टा कौन है, उनका काल कितना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धनवंतरी सुश्रुत संहिता के आद्य उपदेष्टा, इनका काल कितना है, 2350 ईसा पूर्व इनका काल है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, हाँ। चरक नहीं, तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता, है ना? वैसे करके पहले भाष्य करता है, फिर तंत्रकर्ता, फिर प्रतिसंस्कर्ता है, फिर वो संपूर्ण 4 चरणों में रखते हैं ना, 3 में नहीं, चरक संहिता 4 चरणों में है। ठीक है, तंत्रकर्ता कौन है? तंत्रकर्ता का नाम लिखेंगे प्रद्य सुश्रुत। तो यहाँ पर एक कोड बनाकर याद करा देती हूँ, थोड़ा सा क्लोजली पढ़ा रही हूँ ताकि लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, प्रद्य सुश्रुत, आद्य सुश्रुत। आद्य सुश्रुत मतलब सुश्रुत के बाद के ये होते हैं, मतलब ये पुराने हैं, ये थोड़ी नए हैं ना, जो हम पढ़ते वो ये नहीं का पढ़ते। प्रद्य, आद्य, नागार्जुन और चंद्रट। प्रद्य, आद्य, नागार्जुन, चंद्रट। ठीक है, फिर इसके बाद तंत्रकर्ता के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम प्रतिसंस्कर्ता, फिर यहाँ द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता, ये तृतीय प्रतिसंस्कर्ता, और इन्हीं को हम बोलते हैं चरक। चंद्रक को पाठ शुद्धिकर्ता इसके नाम से भी जानते हैं, पाठ शुद्धिकर्ता के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना? कोड याद करना है, प्रद्य, आद्य, नागार्जुन, चंद्रक, मतलब एक क्रम याद करना, कोड तो नहीं है। प्रद्य, आद्य, नागार्जुन, चंद्रक, क्योंकि अभी मैं आपको काल याद कराने वाली हूँ। 1000 से 1500 ईसा पूर्व। तो एक का डबल कितना होता है, 2। फिर यहाँ पे आपने लिखा 5, 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है। 1 का डबल 2, 5 का डबल 10, तो आपको याद रहेगा ना। 1000 से 1500 ईसा पूर्व। फिर यहाँ पर ये दूसरी सदी, 5वीं सदी और 10वीं सदी। अब ये सदी में आ गया है ना, पहले ईसा पूर्व था, अब ये सदी में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर काल देखेंगे तो जो 1000 से 1500 ईसा पूर्व है, ये जो काल है उपनिषद काल कहलाता है ना, ये उपनिषद काल है। अभी हिस्ट्री पढ़े होंगे, जीके पढ़े होंगे, उपनिषद काल। बाकी ये जो काल है वो कहलाता है सातवाहन काल, है ना। प्रथम प्रतिसंस्कर्ता था, दूसरी सदी वाला जो है सातवाहन काल होता है। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता का काल है वो गुप्त काल कहलाता है। सातवाहन साम्राज्य था, गुप्तकालीन साम्राज्य था, ये आप हिस्ट्री पढ़े होंगे कभी, तब आपको पता चलेगा, वैसे ऐसे पता नहीं चलता है ना। उपनिषद कालीन, सातवाहन, गुप्तकालीन। ठीक है, इतना लिखिए। इसलिए आगे बढ़ चले। आद्य प्रदेश धनवंतरी 2350 ईसा पूर्व, यहाँ पे तंत्रकर्ता, फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय लिख लेना। पाठ शुद्धिकर्ता अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रद्य, आद्य, नागार्जुन, चंद्रक, 1 का डबल 2, 5 का डबल 10। ठीक है, चलिए नई शुरुआत है, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि चरक संहिता का एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है शुरुआत। अब सुश्रुत संहिता का फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो आयुर्वेद पूर्व में कितने श्लोक थे, आयुर्वेद में 1 लाख श्लोकों में था। आयुर्वेद जो था पहले 1 लाख श्लोक में था। तो कुछ पॉइंट यहाँ से याद करने। ठीक है, फिर अगले पेज पर आ जाइए, अरबी अनुवाद देखते हैं। चरक संहिता का अरबी अनुवाद। संस्कर्ता और तंत्रकर्ता एक जैसा है, प्रतिसंस्कर्ता अलग होता है ना। संस्कर्ता तंत्रकर्ता ही है, क्योंकि अब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। संस्कर्ता मतलब तंत्रकर्ता, ठीक है, प्रतिसंस्कर्ता अलग होता है। चरक संहिता में अरबी अनुवाद सरक नाम से है। ये चरक संहिता की हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। सरक, अरबी, तो चरक को सरक बोल दिए, चरक को सरक जैसा मैच कर रहा है। आ से अरबी, आ से 8वीं सदी हमने याद किया था। और सुश्रुत का शस्त्र नाम से प्रसिद्ध है। सुश्रुत संहिता का अरबी अनुवाद शस्त्र नाम से जाना जाता है। तो याद रहेगा, साथ सुश्रुत, साथ शस्त्र, ऐसे चरक और सरक मैच कर रहा है। और आपको यहाँ पर लिखना है, हिस्ट्री के नोट में से देख के लिखिए, अष्टांग हृदय का जो अरबी अनुवाद है वो किस नाम से जाना जाता है, ये होमवर्क है आपका। तो ये सब चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना। धनवंतरी नाम अधिकार क्रिया विदु, चरक के अध्याय में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि धनवंतरी अधिकार वालों से चिकित्सा करा। इसका मतलब ये होता है कि चरक संहिता बाद का है, धनवंतरी संप्रदाय पहले का है। तभी तो चरक संहिता में बीच बीच में धनवंतरी संप्रदाय का उल्लेख होता है। शल्य प्रधान को काशीराज भगवान धनवंतरी ने सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश किया था। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता बनाई। यह बातें संहिता में आए हुए श्लोकों से ही स्पष्ट होती है। ठीक है, प्रस्तावना हम जो करते हैं, हमको थोड़ा जानकारी चाहिए कि हम जो संहिता पढ़ने वाले हैं वो क्या है, उसके रचयिता कौन है, प्रति संस्कार किसने किया है। डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर से पढ़ने लगेंगे तो इसकी कौन पढ़ेगा, नॉलेज ही नहीं रहेगा ना। इसीलिए हम इसको पढ़ते भी हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, धनवंतरी परिचय। धनवंतरी संप्रदाय में आते हैं ना, सुश्रुत संहिता धनवंतरी संप्रदाय में आता है। धनवंतरी कई प्रकार के बताए हुए हैं। द्वितीय द्वापर में काशी के राजा, हाँ, तो धनवंतरी, एक धनवंतरी, पहले धनवंतरी हुए, एक दूसरे धनवंतरी भी हुए थे। काशी के राजा धर्मनक ने पुत्र कामना के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या की थी, जिससे काशीराज धर्म के यहाँ पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम उन्होंने धनवंतरी रख दिया। ठीक है, धनवंतरी केतुमान, केतुमान के भीमरथ, भीमरथ के देवदास थे। धनवंतरी का समय क्या था, तो अभी अभी मैंने आपको लिखाया 2350 ईसा पूर्व। ये सब आप कैलकुलेट करके निकालोगे, धनवंतरी का काल निकल के आए। एग्जाम में वही पूछा गया है 2350, है ना। तो यहाँ पे सब बताया कि यहाँ पे सब बताया कि किसके पहले का, उसके पहले का, तो कंपैरेटिव करके दिया है हमारा लास्ट, उसके पहले का, उसके पहले का, तो कंपैरेटिव करके दिया है हमारा लास्ट में काल जो निकल के आता है वो 2350 ईसा पूर्व निकल के आता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब धनवंतरी शिष्य परंपरा, जैसे हमने आत्रेय संप्रदाय पढ़ा था, आत्रेय संप्रदाय के 6 शिष्य पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, सभी को नाम याद है। अपराजित है, दिलचील, कूढ़ था, अग्निवेश, देव, जतुकर्म, पारस, हारित, क्षारपाणी, ये 6 शिष्य थे। ठीक है, सुश्रुत संहिता में कितने शिष्य हैं, उनके टोटल 7 शिष्यों के बारे में बताया है। सर ने आपको अभी नहीं बताया कोड, आगे जाके आपको बताएंगे। आओ आओ भी करें पीजी स्टार्ट, एक कोड है याद करने का। तो धनवंतरी संप्रदाय के 7 शिष्यों को याद करेंगे। आओ आओ भी, ये वाला भी, करें पीजी स्टार्ट।
ठीक है। तो आओ आओ से क्या हो जाएगा, आओ से औपधेनव, एक आओ से औरब, है ना, आओ आओ औपधेनव, औरब, बी से हो जाएगा व्याकरण, करे से हो जाएगा करवी, सी जीपी से हो जाएगा कोशकलावत, जी से हो जाएगा गोकुल रक्षित और स्टार्ट से हो जाएगा सुश्रुत। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो औपधेनव औरब, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, औ से दो है औपधेनव औरब, फिर ऐसे नहीं याद होगा, ऐसे याद होगा औपधेनव औरब, बी से व्याकरण, करे से करवी, कोशकलावत, गोकुल रक्षित, सुश्रुत। बार बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन से शिष्य नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सारे शिष्य हैं हनुमंती संप्रदाय के, बस ये कुछ खास शिष्य थे, उनके नाम यहाँ पर उन्होंने बताए थे। ठीक है, फिर इसके अनंतर उन शिष्यों में प्रमुख कौन थे, सुश्रुत। जैसे आत्रेय संप्रदाय में प्रमुख कौन थे, चरक और अग्निवेश, वैसे ही धन्वंती संप्रदाय में प्रमुख कौन थे, सुश्रुत थे। तो सुश्रुत ने भगवान धन्वंती से आयुर्वेद का श्रवण कर उस ज्ञान को संहिता के रूप में संकलित किया, जिसे सुश्रुत संहिता कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आचार्य सुश्रुत ने किनसे ज्ञान प्राप्त किया था। तो अभी वही तो चीज पढ़ रहे हैं, धन्वंती संप्रदाय के 7 शिष्य थे, जिनमें से सुश्रुत थे। सुश्रुत ने इनसे ज्ञान प्राप्त किया था और ये प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, सुश्रुत परिचय देखते हैं। तो सुश्रुत संहिता के भिन्न भिन्न स्थानों में आए हुए प्रमाणों से विदित है कि सुश्रुत संहिता का निर्माता विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सुश्रुत किसके पुत्र थे, विश्वामित्र के पुत्र थे। अब चरक किसके पुत्र थे, चरक पहले पढ़ लिए, सुश्रुत पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आपको चरक की चीजें रिवीजन करना है। चरक किसके पुत्र थे, विशुद्ध के पुत्र थे, विशुद्ध के पुत्र, पुत्र शुद्ध होना चाहिए, ऐसे याद करें, है ना। और वैशंपायन के शिष्य थे, वैशंपायन विशुद्ध के पुत्र और वैशंपायन के शिष्य थे। वेरी गुड, ठीक है, आपको ऐसे याद होना चाहिए। सुश्रुत किसके पुत्र थे, विश्वामित्र के। चक्रदत्त की टीका में भी लिखा है कि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने शल्य प्रधान आयुर्वेद तंत्र का निर्माण आरंभ किया। महाभारत के अनुशासनिक पर्व के चतुर्थ अध्याय विश्वामित्र के पुत्र में सुश्रुत का भी उल्लेख हुआ है। ठीक है, अब सुश्रुत का काल देखते हैं, जो मैंने आपको पहले लिखा दिया है। सुश्रुत का ईसा से 2000 वर्ष पूर्व का है, 2000 वर्ष पूर्व। 2000 ईसा पूर्व आप इसको लिख सकते हो। जो मैंने दूसरी सदी लिखाई ना, उसको सदी को अगर आप ईसा पूर्व में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, इसमें आपको 3 शून्य ऐड कर देना। जैसे हमने 1000 से 15 को ईसा पूर्व पढ़ा ना, उसको हम कितना पढ़ सकते थे, 1000 ईसा पूर्व मतलब 1वीं सदी पढ़ सकते थे। ऐसे ही इसको 2000 वर्ष पूर्व का है, तो सिर्फ ईसा से 2000 वर्ष मतलब 2000 ईसा पूर्व भी लिख सकते थे आप इसको, या इसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दूसरी सदी भी लिख सकते थे। ठीक है, तो सुश्रुत का काल दूसरी सदी है, 2000 ईसा पूर्व है, क्योंकि लगभग 2 सहस्त्र वर्ष प्राचीन दार्शनिक आर्य नागार्जुन का उपांग हृदय नामक ग्रंथ प्राप्त होता है। उसके प्रारंभ में अन्य तत्व के प्रसंग है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, पहला तो ये बन गया, यही चीज जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको सारा एक पेज में मिल जाएगा। वही हम 5 से 6 पेज में पढ़ रहे हैं आज, वही आपको एक शॉर्ट नोट में मिल जाएगा। हिस्ट्री वाले नोट में पूरा दिया है, तो संहिता की टीकाएं कौन कौन सी है, काल कौन सा है, कितने चरणों में हुआ है, अरबी अनुवाद क्या है, सब कुछ मिलेगा। यही तो दरअसल होता है संहिता और सब्जेक्ट करने का, वहाँ पे पूरा इकट्ठा मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैं अलग अलग पेज पे अंडरलाइन करा के पढ़ा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नागार्जुन उपांग हृदय नामक ग्रंथ के लेखक थे, तो याद कर लो कोड बना के। अर्जुन का हृदय कैसा था, बहुत महान था। अर्जुन एक महान हृदय के व्यक्ति थे। ठीक है, अगले पेज पर देखिए, यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है। सुश्रुत संहिता के प्रथम प्रति चतुर्थ अध्याय में संहिता के केवल 120 अध्याय और 5 स्थान का उल्लेख है। जब मैं आपको सुश्रुत संहिता की विषय वस्तु के बारे में बताऊंगी कि सुश्रुत संहिता में कितने स्थान हैं, कितने चैप्टर हैं, कहाँ पढ़ेंगे, सुश्रुत सूत्र स्थान के तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और चरक संहिता में हमने कहाँ पढ़ा है पूरा विषय वस्तु, चरक संहिता में आप एक 0 और लगा दो, 30 बन जाता है। चरक सूत्र 30 में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पर यही उल्लेख है हमेशा, 120 चैप्टर है ना, इतने 5 स्थान है, यही चीज पढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सुश्रुत संहिता में कितने स्थान हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5। अभी 3 प्रकार के क्वेश्चन लिखाने वाली हूँ। सुश्रुत संहिता में 5 स्थान है, अध्याय कितने हैं, 120। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुश्रुत का सेकंड वॉल्यूम बना है वो स्वतंत्र है, वो सुश्रुत संहिता में इंक्लूडेड नहीं है, वो किसी और आचार्य का है। उत्तर तंत्र का उल्लेख स्वतंत्र किया है, वो किसका है, नागार्जुन का है। नागार्जुन कृत है, वो नागार्जुन ने उत्तर तंत्र को बनाया हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई है, नागार्जुन ने उत्तर तंत्र की रचना की है। अब आपसे 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूल सुश्रुत संहिता में कितने स्थान हैं, मूल सुश्रुत संहिता में 5 ही स्थान हैं। फिर पूछा जाएगा सुश्रुत संहिता में कितने स्थान हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा सुश्रुत संहिता में कुल स्थान कितने हैं। जब तक वो कुल ना बोले, टोटल ना बोले, तब तक आपको 6 नहीं लिखना है, कुल बोलेगा तभी आपका आंसर कितना होगा, कुल स्थान इसमें 6 होंगे। 3 क्वेश्चन लिख लो, मूल सुश्रुत संहिता और कुल कितने हैं, तो वो 6। ठीक है, अब इतने हो गए, 120 हो गए 5 स्थान में। जो उत्तर तंत्र है उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 66 चैप्टर हैं। तो टोटल मिला के अगर हम काउंट करें तो टोटल मिला के कितने चैप्टर हो जाएंगे, 120 + 66 कितना हो जाएगा, 80, 86 है ना, 186 इसमें टोटल चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने हो जाएंगे, 186 हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया, लेंथी तो नहीं लग रहा है, याद करने में कोई परेशानी। पंचम स्थान के अंत में आयुर्वेद का महत्व वर्णन कर संहिता की समाप्ति का। अब इससे ये भी होता है वेरीफाइड कि लास्ट में जब पंचम स्थान कंप्लीट हुआ था, कल्प स्थान कंप्लीट हुआ था, तो वहां पर ये बताया था कुछ आयुर्वेद के महत्व से रिलेटेड बताया। जैसे कोई भी चीज कंप्लीट होती है तो अपना भाषण देते हैं, कहीं भी अपनी बात समाप्त करते हैं, तो लास्ट में कंक्लूजन बताते हैं। ऐसे यहाँ पे आयुर्वेद के महत्व का उल्लेख है, मतलब संहिता का चैप्टर या स्थान कंप्लीट। इससे ज्ञात होता है कि मूल सुश्रुत जो शल्य प्रधान था, उसकी पूर्ति करने के लिए अन्य अंग उत्तर तंत्र के किसी ने इसमें समाविष्ट कर दिया है। इसने करा है वो नागार्जुन ने किया हुआ। ठीक है, अब सुश्रुत संहिता का प्रति संस्कर्ता नागार्जुन माना गया है, यह बात सुश्रुत की दर्शन टीका से विदित है। जैसे अग्निवेश प्रति तंत्र चरक प्रति संस्कृत, अग्निवेश तंत्र का प्रति संस्कर्ता चरक है। जैसे ही सुश्रुत संहिता में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है, नागार्जुन। तो अभी मैंने आपको लिखाया था तंत्रकर्ता, प्रथम प्रति संस्कर्ता मतलब खुद सुश्रुत ने रचना की है, और द्वितीय प्रति संस्कर्ता नागार्जुन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है, तो चरक है। सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है, तो सुश्रुत नहीं है, कौन है, नागार्जुन। वो क्वेश्चन कहां से अटेम्प्ट करते हो आप, यहां से। सुश्रुत के प्रति संस्कर्ता नागार्जुन। नागार्जुन इसका प्रति संस्कर्ता होना चाहे वो ना हो, परंतु यह तो सब विद्वान स्वीकार करते हैं कि स्थान स्थान पर विश्व के निमित्त से सुश्रुत संहिता का वर्तमान स्वरूप प्रति संस्कृत है।
क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब सुश्रुत संहिता की टीकाएं पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर उनका आपको काल भी याद करना है। काल तो सभी का सेम रहता है, जैसे गैरास ने वहां पर जो लिखा, जब वो जन्मे तो जन्म तो वही रहेगा ना, वही उन्होंने उधर अलग टीका की, तरफ यहाँ पर अलग, लेकिन जन्म का समय सेम रहता है, तो काल कहीं नहीं बदलता है। जानते ये क्यों है? अब है सुश्रुत जी ने तंत्र बनाया था, फिर सुश्रुत जी नागार्जुन जी याद आए, है ना, कुछ अशुद्धियां रही, फिर चंद्र जी याद आए, जो कहीं नहीं चंद्र की पत्नी को फिर चंद्र कहते हैं, है ना, फिर इनके बाद कोई और आ जाएंगे, उनका नाम लिया जाएगा, है ना, शुद्धि करता बहुत होते हैं। जैसे कोई चीजें बनती है, कोई हमने गलती करी, हमारी दुनिया सागर बहुत सिखा दी, उनकी दुनिया सागर ने और सिखा दी, तो प्रतिसंस्कार एडिशन जैसे बोलते हैं, नया एडिशन आ जाता है, उसमें कुछ करेक्शन हो जाते हैं, वही प्रतिसंस्कार। प्राचीन काल से लेकर अब तक सुश्रुत संहिता की कई संस्कृत टीकाएं भाषाओं में तथा अंग्रेजी में अनुवाद है। संस्कृत टीकाओं में इस समय दलहन आचार्य विरचित समग्र सुश्रुत की निबंध संग्रह है, और जो हम पढ़ते हैं सुश्रुत जी के चरक संहिता की हम चक्रपाणी टीका पढ़ते हैं ना, चक्रपाणी टीका पढ़ते हैं। चरक संहिता पर कौन सी है? आयुर्वेद दीपिका, जो अपने पास रहती है चरक संहिता की, चरक की टीका, तो कौन सी पढ़ते हैं हम? आयुर्वेद दीपिका, सभी के पास होगी, है ना, किसने लिखा है? वो चक्रपाणी। ऐसे हम सुश्रुत संहिता की बहुत सारी टीकाएं संस्कृत, लेकिन हम कौन सी पढ़ते हैं? दलहन जी की पढ़ते हैं। ये क्या है? वो निबंध संग्रह है। तो साथ में याद करते चलो, जो फेमस है भाई वो तो याद होना चाहिए, सबके पास होती है, होनी चाहिए। तो दलहन जी ने सुश्रुत संहिता पर कौन सी टीका लिखी है? निबंध संग्रह लिखी है। और दलहन का काल क्या होता है? 12वीं सदी। प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत बारी क्वेश्चन आया है, कोड बनाकर भी याद करा देती हूँ। दलहन आचार्य निबंध संग्रह। निबंध अभी 12वीं क्लास में थे, एक बार कॉम्पिटिशन हुआ था, हमारे यहाँ निबंध लिखने को बोला था पर्यावरण प्रदूषण पर, इसलिए यही निबंध बहुत आता था हिंदी में। स्थानिक वस्ती, ये केरली पंचकर में आता है, स्थानिक वस्ती का संहितान उल्लेख है ना, वो केरली पंचकर में आता है। यहाँ पे तो बहुत बात हर वस्ती है ना, ब्रह्म वस्तियां हैं, तोषक वस्तियां भी हैं, दर्शनी वस्तियां, लेकिन स्थानिक वस्ती नहीं है ना संहिताओं में। तो दलहन आचार्य इस निबंध था, बाद में बताया था कि निबंध लिखने को बोला गया था, तो लिखते लिखते डल पड़ गए, निबंध लिखते लिखते डल पड़ जाते हैं, निबंध संग्रह जल से दलहन, तो 12वीं में ऐसा लिखने को कहा था, तो 12वीं से हो जाएगा 12वीं सदी, ठीक है। चक्रपाणी दत्त की सूत्र स्थान की भानुमति टीका, चक्रपाणी का काल कितना था जो हमने पढ़ा था? चक्रपाणी ने चरक संहिता पर टीका लिखी है, जिसको हम आयुर्वेद टीका नाम से जानते हैं। काल क्या था? 11वीं सदी, तो काल यहाँ पर वही रहेगा, ठीक है। सूत्र स्थान पर लिखी और कौन सी? भानुमति। तो याद कर लो, एक हमने क्या बना दिया? चक्र बना दिया। इस चक्र में हमने सूत्र लपेट दिया, चक्र से हो जाएगा चक्रपाणी, सूत्र लपेट दिया तो क्या हो जाएगा? सूत्र स्थान पर। और जो गोल गोल आपको दिख रहा है, ऐसा कौन और दिखता है? सूरज दिखता है। सूरज को क्या बोलते हो? भानु बोलते हो ना, भानुमति। भानु किसको बोलते हैं? सूरज को। चक्रपाणी की सूत्र स्थान पर भानुमति टीका लिखी। गैदास का काल क्या था? गैदास का काल 10वीं सदी था। चरक संहिता पर कौन सी टीका लिखी? सब रिवीजन करना भाई, ऐसा नहीं कि सुश्रुत पढ़ रहे तो वही पढ़ो। गैदास की चरक संहिता पर टीका का नाम बताएं। गैदास मतलब देवदास। देवदास मूवी में कौन था? चंद्रमुखी, पारो, तो चरक चंद्रिका लिखी है, ओके। गैदास ने चरक संहिता पर चरक चंद्रिका, और सुश्रुत संहिता पर क्या लिखी है? न्याय चंद्रिका। क्या लिखी है? न्याय चंद्रिका। और पंजिका नाम से भी है, न्याय चंद्रिका भी है, पंजिका भी है, नाम सेम सेम लग रहा है ना। तो गैदास निदान स्थान पर, तो ना से निदान, ना से न्याय याद कर ले, न्याय चंद्रिका, पंजिका आदि व्याख्यान उपलब्ध है। और भी यहाँ पर बताया है कि भट्टार, हरिश्चंद्र, जट, गैदास, देवदास से निमांदिक खंडित व्याख्यान भी यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इतना ही मिला था। और लिख लो भास्कर और हारान चंद्र, कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है वो मैं लिखा देती हूँ। भास्कर और माधव की लिखो पहले से, जो यहाँ पे नहीं है वो लिख लो, कहीं और से लिखी होंगी, है ना, तो वो लिख लीजिए। माधव की सुश्रुत संहिता पर कौन सी टीका लिखी है? सुश्रुत श्लोक वर्तिका और कृष्ण सहस्त्र विधान। सुश्रुत श्लोक वर्तिका, कृष्ण सहस्त्र विधान। अभी संस्कृत वाली लिख रहे हैं, फिर मैं हिंदी वाली लिखाऊंगी सुश्रुत संहिता की, है ना, अभी आएगा नीचे लिखा हुआ। माधव ने सुश्रुत श्लोक वर्तिका, कृष्ण सहस्त्र विधान लिखा है सुश्रुत संहिता पर। काल कितना है माधव का? सभी को पता है, माधव का काल 7वीं सदी, 7th सेंचुरी में लिखी है। भास्कर की लिख लो, भास्कर की है लघु पंजिका। काल कितना है इनका? भास्कर का 12वीं सदी काल है। तो भास्कर किसको बोलते हैं? सूरज को बोलते हैं ना। तो सूर्य नमस्कार के कितने हैं? 12 आसन होते हैं, उनको करते करते हमारा थोड़ा सा व्यायाम हो जाता है, लघु व्यायाम हो जाता है। लघु पंजिका की है, बाकी बृहद पंजिका की है, अभी अभी हम बतियाए थे, है ना। श्री गैदास की न्याय चंद्रिका और पंजिका। पंजिका में यहाँ पे कौन सी पंजिका है? लिख लेना, बृहद पंजिका। पंजिका और बृहद पंजिका, है ना, चाहे बृहद पंजिका हो या ओनली पंजिका हो, वो किसकी है? गैदास। न्याय चंद्रिका, पंजिका और बृहद पंजिका, ठीक है। जबकि इनकी कौन सी है? भास्कर की लघु पंजिका। हारान चंद्र का और लिख लो, हारान चंद्र की कौन सी है? सुश्रुतार्थ संदीपन। ये सब आपको किसी के नोट में इकट्ठा मिल जाएगा। सुश्रुतार्थ संदीपन। काल क्या है? 20वीं सदी, 20वीं सदी। तो देखो, हारना मतलब थकना नहीं, ये नॉर्मल वाले माधव है, वो ब्रह्म माधव का नोवा है, ये ब्रह्म माधव नहीं है ना। कहीं आपने पढ़ा होगा 9वीं सदी सुपट करके 7वीं लिखी है, ये ब्रह्म माधव नहीं है ना, जो हम माधव निदान करते हैं वो माधव 7वीं सदी। 20वीं सदी हारान चंद्र सुश्रुतार्थ संदीपन। 20 साल के जब हो जाते, बहुत हार जाते, थक जाते, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ, थक जाते ना, उसके लिए हमको संदीपन चाहिए। संदीपन मतलब दीपन, क्या चाहिए? दीपन चाहिए। सुश्रुतार्थ संदीपन कोड बन के याद हो गया। 20वीं सदी हारान चंद्र सुश्रुतार्थ संदीपन उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये हमारी संस्कृत टीकाएं थी, कंप्लीट हो गई हैं। अब हिंदी टीका के नाम और लिख लीजिए, 2 नाम लिखने हैं हमको हिंदी टीका। प्रस्तावना कंप्लीट होता है, फिर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर शुरू करूँगी। भास्कर गोविंद घाणेकर, भास्कर गोविंद घाणेकर, इन्होंने लिखी है आयुर्वेद रहस्य दीपिका सुश्रुत संहिता पर। ये हिंदी टीकाकार है, अभी तक हमने जो पढ़े थे वो संस्कृत टीकाकार, हिंदी टीकाकार आयुर्वेद रहस्य दीपिका, ठीक है। सूत्र स्थान और निदान स्थान पर लिखा है।
कौन से स्थान पर लिखा है? सूत्र स्थान और निदान स्थान पर। एक और लिखेंगे, अंबिका दत्त शास्त्री जो हम पढ़ते हैं, और अत्रेय विद्यालंकर, किसने लिखा है? अंबिका दत्त शास्त्री और अत्रेय विद्यालंकर, इन्होंने लिखी है आयुर्वेद तत्व संधि पर। पता नहीं आप जो पूछ रहे हैं, अभी दिया था, दिया था, हो सकता भी आयुर्वेद तत्व संधि पर। हाँ, उसके बाद बीएमएस दिया था। हाँ, आयुर्वेद तत्व संधि पर, ठीक है, लिख लिए। ये 2 हिंदी टीकाएं हैं। ये हमारा प्रस्तावना कंप्लीट होता है। अब शुरू करते हैं सुश्रुत संहिता का फर्स्ट चैप्टर। नाम क्या है? पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर का नाम वेदोत्पत्ति अध्याय, प्रथम अध्याय वेदोत्पत्ति। अब बताइए चरक संहिता का प्रथम अध्याय का नाम क्या था? चरक संहिता के प्रथम अध्याय का नाम आयुष्कामी, तो भागवत का है जी। ईर्गन जीवती अध्याय, आयुष्कामी अध्याय इसका है, अष्टांग हृदय का है ना वो। तो सूत्र स्थान में, चरक संहिता के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं? 30। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में बहुत ज्यादा है, 46 चैप्टर है। ओके, कोई बात है ना। तो ये अपन जो पढ़ रहे हैं ना, आपको चरक का भी रिवीजन करना है। पहला श्लोक क्या है? अथातो वेदोत्पत्ति अध्याय व्याख्या श्यामा यतोवाच भगवान धन्वंती। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था चरक संहिता में अथातो दीर्घन जीविती अध्याय, ऐसे करके पढ़ा था ना। तो वहां पे जो पद था ना, उसमें कितने मांगलिक शब्द थे? कितने? 8 मांगलिक पद है ना। कितने थे? 8 मांगलिक पद थे चरक संहिता में। तो सेम यहाँ पर भी वही है, सेम चरक के जैसा है। प्रथम श्लोक में 8 मांगलिक पद उधर भी थे, इधर भी है। अत से शुरू हुआ है, अत का मीनिंग वहां पर भी वही था, यहाँ पर भी वही है। अत शब्द मतलब क्या होता है? मंगलाचारक, मतलब जब कोई की शुरुआत करते हैं, भगवान का नाम लेके करते हैं ना, तो यहाँ पर अत से शुरू किया है। अत मतलब होता है शुभ या मांगलिक। जैसे अर्थात व्याख्या श्यामा, वहां पर भी हमने पढ़ा था कि जैसे कोई ओंकार का उच्चारण करता है, कोई अत का उच्चारण करता है। अब हम चरक संहिता के बहुत सारे रेफरेंसेस यहाँ पर रिवर्स में अंडरलाइन करते जाएंगे और आपको बताते जाइए ये चीज हमने पढ़ ली है। इसका मतलब ये है कि आपका ये रिवीजन चल रहा है चरक संहिता। चरक संहिता में हमने क्या पढ़ा था? एक श्लोक आया था, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद विदाम। चरक सूत्र स्थान के अध्याय 1 में पढ़ा। उन्होंने क्या बोला था? आयुषः पुण्यतमो वेदो। आयुषः मतलब आयुर्वेद। आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा था चरक ने। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? याद है? आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा है आचार्य चरक ने। ये चीज वहां की आप पढ़ के आ चुके। फिर चरक जी ने और स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान किसको हुआ था? ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति ने बृहत। फिर उन्होंने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को का ज्ञान दिया था। ये पूरा आयुर्वेद का पढ़ना पढ़ लिया। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी 8 मांगलिक पद थे, वहां पर भी यही थे। और आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा है। यहाँ पे इस बेस से मात्र हमको 3 चीजें याद करनी थी, जो हमने कर लिए, है ना। भगवान शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यहाँ पर भगवान शब्द का प्रयोग षड्विध ऐश्वर्य संपन्न विशिष्ट आत्मा के लिए होता है। मतलब यहाँ पर नहीं कही थी भगवान मतलब कौन? जो षड्विध ऐश्वर्य संपन्न है, जिनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, उन्हीं को तो भगवान बोलते हैं ना। तो यहाँ पर भगवान के लिए एक टर्म आया हुआ है, अष्टविध ऐश्वर्य वर्णित है। चरक जी में हमने पढ़ा था, शारीर अध्याय 1 में पढ़ा है अष्टविध ऐश्वर्य में कौन कौन सी चीजें आती है। अभी अभी शारीर स्थान कंप्लीट हुआ है, आपको याद है? अष्टविध ऐश्वर्य चरक शारीर फर्स्ट में पढ़ा था, तो बोला था ये लड़कियों के नाम याद रख लेना, अपने बच्चों के नाम रखने में काम आएंगे। आवेश ज्ञानवर्धना सुंदरता याद रखिए, ठीक है। सर्व देवताओं में श्रेष्ठ महर्षियों के समुदाय के से परिवेशित अपने आश्रम में विराजमान काशीराम देवोदास भगवान धन्वंतरी को आप धेनो व्याकरण और कौशलावत सर्वी गौतम सुश्रुत आदि ऋषि प्रश्न करने लगे। तो यहाँ पर कितने लोग थे? कितने आदमी थे? 2 आदमी थे कि 7 थे। यहाँ पे शिष्य कितने हैं? 7 हैं। चरक में कितने थे? 6 थे। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? नहीं भूल गई। अपराध थे भेलसी, वहां पे पढ़ा था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? आओ आओ बी करें पी जी स्टार्ट, ठीक है, ओके। अब आपने क्या पढ़ा था? पहले विमर्श पढ़ाऊंगी आपको। चरक संहिता के सूत्र अध्याय 11 में 13वें अध्याय में आपने पढ़े थे आचार्य चरक के अनुसार रोग के कितने भेद होते हैं? कहीं भी कितने भी क्यों ना बता दे, आपको आंसर हमेशा रोगों के 3 होते हैं, यहीं से लगाना है ना। क्या लगाना है? आंसर 3 रोग यहीं से लगाना है, त्रियशनी से। कितने होते हैं? नाम क्या है उनका बता दो जरा। नाम क्या है? NAM नाम, N फॉर नेज, A फॉर आगंतुज, M फॉर होता है मानस। त्रियशनी में 3 रोग बताए हैं, निज आगंतुज मानस, वही आंसर आपका रहेगा। और आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं वो यहाँ पे लिखा है 4। शारीर मानस आगंतुज का व्याधि, शारीर मानस आगंतुज, और लास्ट में लिखा होगा स्वाभाविक, ठीक है। इधर नहीं होगा तो कहीं और होगा। शारीरिक मानस आगंतुक, ये लिखा है। स्वाभाविक आगंतुक कायिक अंतरा 4 में लिखे, आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे वो नहीं है, आगे जाके आएगा, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार के बताए। स्वाभाविक आगंतुक कायिक और अंतरा मतलब होता है मानस। अभी मैं आपको मॉडिफाई करके याद करा दूंगी जब आएगा श्लोक में आएगा तब, ठीक है। फिर से आ गया तत्तायुषा पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मता, कहाँ बताया है? चरक स्थान के फर्स्ट चैप्टर में आया हुआ है। अब आयुर्वेद किसका वेद है? ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा है। वेद कितने होते हैं? 4। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, है ना, 4 होते हैं। क्या बोले? चतुर्वेद, हाँ बिल्कुल। धर्मार्थ काम मोक्ष होता है। धर्मार्थ काम की पुरुषार्थ चतुष्ट है ना, ये चरक संहिता में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा। धर्मार्थ काम मोक्ष की पुरुषार्थ चतुष्ट, ये सब जगह बताया है, ऐसा नहीं कि चरक संहिता में अकेला बताया है, सभी जगह आता है।
तो अथर्ववेद आयुर्वेद का उपांग है, इसके 8 भाग हैं। पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना को इस आयुर्वेद को 1 लाख श्लोक और 1000 अध्याय के रूप में बनाया। अब आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है? पहला क्वेश्चन अथर्ववेद का। दूसरा क्वेश्चन है कि आयुर्वेद को किसने बनाया था? ब्रह्मदेव ने बनाया था, सृष्टि रचना के पूर्व बनाया था। और कितने श्लोक थे, कितने अध्याय थे? तो श्लोक ज्यादा होंगे, अध्याय कम होंगे। देखो अध्याय के अंदर ही तो श्लोक होते हैं ना, अध्याय के अंदर श्लोक होते हैं। तो अध्याय 1000 थे, उनके अंदर श्लोक बहुत ज्यादा थे। 1000 अध्याय और श्लोक कितने थे? 1 लाख श्लोक थे। हाँ, वो अभी श्लोक में आएगा ना, तब हम रिपीट करेंगे। अभी वो विमर्श में आया था, वेद आगंतुक मानस चरक का याद कर लो। अभी सुश्रुत का मैंने याद ही नहीं कराया। सुश्रुत का आगे जाके इसी चैप्टर में आएगा। चरक का नाम याद कर लो, NAM, N for नित्य, A for आगंतुक, M for मानस। चरक के अनुसार उसके 3 वेद। सुश्रुत के 4 होते हैं, एक्स्ट्रा अकेला स्वाभाविक होता है। बाकी चरक के जैसे 3 ही है, बस एक्स्ट्रा स्वाभाविक है। ठीक है, वो तीनों को उन्होंने कन्वर्ट करके याद कर लिया, वो मैं भी याद कराऊं। चरक आपका जो क्वेश्चन है ऋग्वेद भी बताया, वो यहाँ पर आ रहा है। चरक और हस्तायुर्वेद में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना है। किसने माना है आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग? चरक जी ने माना है, किन्हें सुश्रुत ने मान दिया, हस्तायुर्वेद ने माना है। किंतु व्यासकृत और चरणव्यूह है ना, व्यासकृत चरणव्यूह एवं शंकरोक्त आयुर्वेद ग्रंथ में ऋग्वेद को माना। क्या है? व्यासकृत, व्यास जी ने लिखा होगा चरणव्यूह, व्यासकृत है एक ग्रंथ चरणव्यूह, ठीक है। और शंकरोक्त के कुछ आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उन्होंने ऋग्वेद को माना, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के अष्टांगों वृत्ति ब्रह्मदेव कृतनामांतर अधिवेशादि कृतमानी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अष्टांग संग्रह और सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद की जो अष्टांगों वृत्ति की है वो ब्रह्मदेव ने ना करके अग्निवेश आदि कृतमानी, ठीक है। क्या बोले? काश्यप ब्रह्म ब्रह्मावर्त आयुर्वेदा को पंचम वेद माना। हाँ भी काश्यप जी ने आयुर्वेदा को पंचम वेद माना। अभी ब्रह्मावर्त का मुझे नहीं पता है, कौन सी काश्यप का। अब आयुर्वेद के आसन में कौन-कौन से होते हैं, जब मैंने आपको चरक संहिता पढ़ाया था तब याद करा दिया था। अब उसका रिवीजन है। बागभट्ट का आपको श्लोक याद करना है, क्योंकि यहाँ से ये पूछा जाता है चरक ने कुमारभट्टी को कौन से स्थान पर रखा है, सुश्रुत ने कौन पर रखा है, बागभट्ट ने कौन से पे रखा है। तो बागभट्ट का श्लोक कौन सा है? काय बाल ग्रहो मानुषल्य दुर्गाजरावसान अष्टंगानि प्रत्याहु, ऐसे करके पूरा 8 अंग आपको याद होगा। फिर सुश्रुत का याद कैसे, चरक का याद कैसे करना था, याद कराए थे हम। का शास विभु को, और लास्ट में रसायन और वाजीकरण तो सबका सेम रहता है, काशाश विभु को, ठीक है। तो काय चिकित्सा प्रधान अंग है चरक संहिता का, काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, तो काय चिकित्सा, फिर शालाक्य, फिर शल्य, फिर बी से विषयगत वैरोधिक दुश्मन, भूत विद्या, कुमार वृत्ति, रसायन और वाजीकरण। सुश्रुत का शल्य तंत्र, सुश्रुत संहिता कौन से ग्रंथ प्रधान है? शल्य प्रधान है। पहले लिख देना शल्य, और शल्य के बाद शल्य जैसा ही शालाक्य, शल्य शालाक्य, लास्ट में लिख देना रसायन और वाजीकरण, हिंदी और इंग्लिश लिख दिया, रसायन वाजीकरण। अब यहाँ पर बीच के 4 याद करने का कोड है, क्या है? काबू औगद, काबू औगद। का से काय चिकित्सा, भू से भूत विद्या, काय चिकित्सा भूत विद्या, कौ से कुमार भक्ति, गद से हो जाएगा अगस्त, काबू औगद। याद हो गया? सभी लोग बता दो, सबको अच्छे से याद हो गया? यहाँ से क्रम पूछा जाता है कि अगस्त तंत्र को किस नंबर पर रखा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर याद करें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? एक बार चरक संहिता बता दिए, एक बार सुश्रुत में बता दिए, अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो एक बार वहां पर भी बता देंगे, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज याद करना, जो अष्टांग में जितनी भी चीजें बताई ना अष्टांग आयुर्वेदा में, सभी की डेफिनेशन उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में बताई। क्या क्या बताई है? शल्य तंत्र क्या होता है, उनको तो श्लोक याद था, एक एक चीज हमने कभी याद नहीं कराई है, तो आप एक बार रीड कर लेना कि शल्य तंत्र में शल्य में क्या होगा, वितरण, काष्ठ, पाषाण, पांशु, लोह। याद नहीं करना, आपको रटना नहीं है, बस समझ लो। जो चीज रटना होगी मैं आपको बता दूंगी अभी। तो काष्ठ, पाषाण, पांशु, लोह, लोहास्थि, बाल, नख, कुएं, श्राव, दुष्ट व्रण, अंतर्गर्भ, शल्य, उद्भ्रणाद, इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, वो शल्य तंत्र कहलाता है। और यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि परिधान, जहाँ पर यंत्र का वर्णन, शस्त्र का, है ना, क्षार का, अग्नि का परिधान मतलब उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में सब बताया जाता है। और व्रण विनिश्चय, और व्रण के बारे में बताया जाता है कि आम्रन है, पश्चिमान है, पक्व है, ये सारी चीजों का जहाँ पर वर्णन है वो शल्य तंत्र है, ठीक है। शालाक्य क्या है? शालक्यम नाम उदजत्रुगतानाम रोगाणाम, जहाँ पर उदजत्रुगत रोगों की चिकित्सा के बारे में बताया जाता है। जैसे सुश्रुत संहिता का जो उत्तर तंत्र वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर शुरुआती के चैप्टर कहाँ है, शालाक्य में इंक्लूड कर लेते हैं उदजत्रुगत रोगों के बारे में। अब याद क्या करना है बताया, हाईलाइट कराएंगे। श्रवण, नयन, बदन, घ्राण आदि संस्थान। हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहे हैं, कर्म इंद्रियां नहीं। ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं, उनमें से श्रवण है, नयन है, बदन है, घ्राण है, लेकिन त्वचा नहीं है। स्पर्श इंद्रिय के बारे में यहाँ पर नहीं बताया, स्पर्श इंद्रिय का वर्णन उन्होंने शालाक्य में नहीं किया है, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ से याद रखना था, व्याधिनाम उपशमनार्थम, वो शालाक्य बोलते हैं। अब काय चिकित्सा किसको बोलते हैं? तो काय चिकित्सा नाम सर्वांग संचितानाम व्याधिनाम, जहाँ पर सारे शरीर में आश्रित रोग हैं, सारे शरीर में आश्रित व्याधियों का वर्णन किया जाता है, वो काय चिकित्सा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो रोगों के नाम दिए हैं वो कौन से हैं, जो आप निदान स्थान चरक संहिता के निदान स्थान में पढ़ते हो ना, 8 रोगों के नाम कौन कौन से हैं? ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म नहीं है, ये तो याद रखना, इनमें से कौन सा नहीं है? ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार, सारे के सारे रोग हैं। गुल्म नहीं है, अतिसार है, पीलिया। बस यही चीज तो हमको याद करना है, कोरिलेशन बनाकर के याद करना कि निदान स्थान में जो चरक के 8 रोग हैं वही के वही हैं। गुल्म को हटा के अतिसार और कर दिया, ठीक है। काय चिकित्सा की परिभाषा भूत विद्या में क्या है? भूत विद्या में देव, असुर, गंधर्व, यक्ष रक्षा, मतलब जो भूत बाधा होती है उनसे रक्षा कर्म करने के लिए पितृ, पिशाच, नाग, ग्रह, यहाँ पर ग्रह भी लिखा हुआ है, ये कौन से भूत विद्या वाले ग्रह हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ आदि में इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पर जो श्लोक में है ना कि सर्वांग, सारे शरीर में होने वाले रोगों के बारे में बताया, लेकिन श्लोक में क्या क्या नाम आए हैं वो पूछ सकता है। बाकी रोग तो पूरे हैं, जो इधर नाम ही नहीं दिया है वो सब है, अनुष्ठ नाम भी है, क्योंकि आदि में सारा चीज इंक्लूड होता है कि सभी में ये लिया, शांति कर्म, बलि, हरण आदि। तो आदि में तो बहुत सारी चीजें रहेगी ना। ग्रह, शांति कर्म है ना, उनकी शांति करने के लिए, बलि आदि देने के लिए ग्रह उपशमनार्थम, यहाँ पे ग्रह के बारे में बताया। लेकिन ये कौन से ग्रह हैं? ये बाल ग्रह नहीं है, बाल ग्रह वाला कुमार ग्रह में है। ये ग्रह कौन से हैं? भूत बाधा वाले ग्रह हैं, ठीक है।
बलि हवन आदि ग्रह दोष नाशक यहाँ पर बताएंगे। फिर कुमार दत्त में कुमार भरण, कुमार का पोषण कैसे होता है, धात्री का क्षीर दोष संशोधनार्थम, इसलिए स्त्री प्रसूति अलग से यहाँ पर कोई भी अंग नहीं दिया, इन्हीं के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो कुमार भरण, धात्री का क्षीर का दोष कैसे संशोधन किया जाता है, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम, देखो ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा, यहाँ पे जो ग्रह है ना ये बाल ग्रह से रिलेटेड है, वहाँ पे भूत पिशाच वाले ग्रह, राक्षस है, पिशाच है ना, वो अलग है, ये अलग है, बाल ग्रह वाला है। दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम व्याधिना मुचना भी क्वेश्चन पूछे गए। अगर तंत्र में क्या होता है, भूत विद्या में तो पढ़ लिए चित्र प्रसाद नाग ग्रह आदि। अगर तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, सांप बिच्छू पढ़ेंगे नहीं, सर्प कीटा लूटा मुशिका आदि 10 विषय नाथ विधि संयोग, इसका संयोग की चिकित्सा पढ़ेंगे, ठीक है। करक जी ने इसको विषकर व्याधि प्रश्न नाम से बोला है, अष्टांग हृदय में इसको दंष्टा नाम से बोला है अगर तंत्र, और जांगुली बोला है किसने, कौटिल्य ने, जांगुली नाम से विश्व का वर्णन किसने किया है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने किया है। और डॉक्ट्रिन इसको हम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं। रसायन क्या है, रसायन तंत्र नाम वय स्थापनम आयुर्वेदावल्करम रोग अपहरण समग्र। रसायन केवल ऐसा नहीं है कि आपके स्वास्थ्य का केवल वर्धन करे, ये रोगों को भी करता है। तो वय का स्थापन, निम्न में से कौन सा काम रसायन नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो वय को स्थापना करता है, आयु को बढ़ाता है, मेधा को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, वय स्थापनम आयुर्मेधावल्करम, और रोगों को भी हरने में समर्थ होता है, वो रसायन है। वाजीकरण क्या होता है, चिकित्सा अध्याय में आपको बताएंगे, ये वाला श्लोक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से किसके लिए आया है, लाभ उपाय सत्तानाम बतादीनाम रसायन, ठीक है। दीर्घम आयुष्मति मेधम आरोग्यम करणम, वह पूरा श्लोक इंपॉर्टेंट है। वाजीकरण तंत्र किसमें है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है ना, चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले, अच्छा एमओ में आया था। वाजीकरण तंत्र नाम अल्प, दुष्ट, क्षीर, विशिष्ट रेतस की चिकित्सा करते हैं, है ना। जो रेतस कैसा हो, अल्प हो, दुष्ट हो, अल्प मतलब क्वांटिटी में कम बनता है, एजोस्पर्मिया जिसको बोलते हैं, दुष्ट हो, क्षीण हो, क्षीण मतलब कम तो है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब वो कैसा है, क्षीण है, दुर्बल है, विशिष्ट मतलब सूख जाना, इस प्रकार के रेतस की चिकित्सा करते हैं, वो वाजीकरण के बाद किसके द्वारा करते हैं, तो अल्प की करते हैं आप्यायन के द्वारा। श्लोक याद कर लेना भाई, हिंदी तो कुछ अलग है, श्लोक संस्कृत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि संस्कृत से क्वेश्चन बनता है, हिंदी से बनता है। तो अल्प की क्या करते हैं, आ से अल्प, आ से याद कर लो, आप्यायन, आप्यायन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्टि बोलते हैं। तो नाम पढ़ के समझ में आ रहा है कि अगर अल्प निकल रहा है तो उसकी पुष्टि करेंगे ना, अगर अल्प वीर्य है तो उसकी पुष्टि करेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन संस्कृत समझ में नहीं आता तो अपने कोड बनाकर याद कर लिया, अल्प में क्या करते हैं, ठीक है। अभी मुझे इसका नहीं पता है, हरियाणा से कब निकलने वाले हैं। तो अल्प में आप्यायन पुष्टि करते हैं, दुष्ट में क्या करेंगे, आप्यायन प्रसादन, प्रसादन मतलब यहाँ पर शोधन दिया हुआ है, प्रसादन मतलब बत्ती कराना, जैसे मैंने आपको बोला हिंदी और संस्कृत दोनों याद कर लो। दुष्ट में क्या करोगे, प्रसादन करोगे, प्रसादन मतलब दुष्ट में शोधन करके हिंदी में आराम से याद हो जाएगा, यहाँ पर प्रसादन। उपचय मतलब होता है उसको बढ़ाना, किसको बढ़ाओगे, जो क्षीर है ना, क्षीर है उसमें हम क्या करेंगे, उपचय मतलब वृद्धि करेंगे, और जो विशिष्ट है सूख गया है उसमें हम क्या कराएंगे, जनन कराएंगे। ये कोई एग्जाम में पूछा गया था, तभी मैं आपको ऐसा याद कराना शुरू करती हूँ ना, जनन इसमें करेंगे जो सूख गया। क्या है आपका होमवर्क, वर्टिकल लिखोगे यहाँ पे अल्प, दुष्ट, क्षीण, विशिष्ट, इधर वर्टिकल लिखोगे संस्कृत, उसके ब्रैकेट में लिखो एकदम रट डालना, कल की क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में जब मैं आपको पंचकर्मा पढ़ाऊंगी साथ में हम कल्प सिद्धि पढ़ेंगे, क्योंकि पंचकर्मा और कल्प सिद्धि बहुत मिलता जुलता है, पूरा वही है ना, इसीलिए साथ में पढ़ते हैं।